अंशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चर्चा आज थोड़े अलग स्वरूप में होगी। घटनाक्रम ही ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 1 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। 1 साल के दौरान उन्होंने अपने आप को शांति के दूत के तौर पर प्रस्तुत करने की दुनिया में भरसक कोशिश की। ऐसा पहला राजनेता देखा जो खुलकर यह बोल रहा था कि मैंने शांति के संदर्भ में ऐसे कमाल के प्रयास किए हैं कि मुझे तो स्वयं नोबेल पुरस्कार शांति के संदर्भ में मिल जाना चाहिए। पर ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने डोनाल्ड ट्रंप को कंसीडर नहीं किया। साल बदला, ट्रंप का तरीका बदल गया। अचानक शनिवार को लोगों को खबर मिली कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये बताते थे कि दुनिया में कितने युद्ध उन्होंने रुकवा दिए, उन्होंने खुद एक देश पर हमला कर दिया। वो हमला ही नहीं किया, उन्होंने साथ साथ ये बताया कि हमले को सफल बनाते हुए उनकी सेना के जवानों ने उस देश के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में भी ले लिया और कब्जे में लेने के बाद उसको अमेरिका में भी ले आया गया। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की। निकोलस और डोनाल्ड ट्रंप, निकोलस और अमेरिका के बीच में अदावत का एक लंबा दौर चला रहा, लेकिन पूरी दुनिया हैरत में है कि एक संप्रभु राष्ट्र के संदर्भ में एक दूसरा देश इस तरीके से खुलकर कैसे खेल सकता है। ये खेल ही है, क्योंकि ट्रंप यहीं पर नहीं रुके हैं कि उन्होंने मदुरो को सत्ता से अपदस्थ कर दिया। उन्होंने सीधे ऐलान किया है कि अब वेनेजुएला को हम ही चलाएंगे। उन्होंने अपनी पसंद के व्यक्ति को, तत्कालीन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के प्रभार के तौर पर भी देख लिया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि अमेरिका की कंपनियां अब वहां के तेल के संदर्भ में खुलकर व्यापार भी करेंगे। तो कुल मिलाकर दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ता या गड़बड़ाता दिख रहा है। तो इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है, वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से भी। तो आज हम इसी क्रम में बारी बारी से बात करेंगे। वैश्विक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें समझाने के लिए राजनीतिक मामलों के जानकार मंजीव पुरी साहब खासतौर पर हमारे से जुड़ रहे हैं। पुरी साहब, ऐसे नाजुक मौके पर आपका स्वागत करते हैं हम इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और शुरुआत इसी से करते हैं कि आप खुद कितना चौंके दूसरे देशों पर कब्जा और कब्जे के बाद उस देश के संचालन का इतिहास 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक तो दिखाई देता है, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं थी जो 21वीं सदी में अब हमें देखने को मिला है। क्या कहते हैं आप, आपके लिए कितना चौंकाने वाला है ये? इस आधार पे कह देंगे कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, या आपका मानना है कि नहीं नहीं, दुनिया फिर से बड़े तौर पर बदलने जा रही है? नमस्ते, और आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। अब हम क्या कहें, पिछले साल का शुरुआत तो आपने बता ही दिया। डोनाल्ड ट्रंप आए, एआई भी आया और लोग एआई को तो भूल ही गए, यही हो रहा। अच्छा, 2-3 चीजें मुझे कहने दीजिए। पहले मुझे ये बताने दीजिए कि 35 साल पहले मैं इंडियन एम्बेसी काराकास में पोस्टेड था। वो संदर्भ ही एक डिफरेंट था। उस समय वेनेजुएला के यूएसए से अच्छे रिलेशनशिप, ये याद रखिएगा, वेनेजुएला एक बहुत अमीर कंट्री है, सिर्फ तेल का भंडार नहीं है, वहां पर कोल, डायमंड्स, गोल्ड, बहुत सारी चीजें। हमारी कंपनियां भी वहां पर एक्शन में रही हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं उनकी कंपनियों में। वेनेजुएला जो अमेरिका की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, सिटको ऑयल, वो अमेरिका वेनेजुएला ओन्ड है। तो ये अब देखिए, लैटिन अमेरिका सारे को छोड़िए, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन जिसको हम कहते हैं, चाहे वेनेजुएला मेनलैंड में है लेकिन एक किस्म का पार्ट ऑफ द कैरिबियन है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उन्हीं के साथ आपके रिश्ते हैं इन द रियल सेंस। चाहे आप स्पेनिश कॉलोनी एक जमाने में होते हुए, वो अलग बात हो गई है, सारे रिश्ते वहां हैं। अमीर वेनेजुएलन जो है उनके मायामी में अपार्टमेंट्स हैं। और ये संदर्भ भी, अब हुआ क्या, 20 साल पहले वहां पर एक कू हुआ। एक ह्यूगो चावेज, मडूरो साहब के उस समय बॉस थे, उन्होंने कू किया, एक लेफ्टवादी सरकार कायम की, और 20 साल अमेरिका के साथ बहुत तनाव ही रहा है। और ये रहा। आपने मुझे सवाल कहा, वॉज आई सरप्राइज? जी, आई वॉज नॉट सरप्राइज। नहीं, मैं आपको कहूं, मैं इस चीज से सरप्राइज नहीं था। मैं सिर्फ इस बात का सरप्राइज था किस दिन हुआ, क्योंकि जब उन्होंने सारी अपनी फोर्सेस वेनेजुएला के आले दुआले लगानी शुरू कर दी और ये चीजें बहुत जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया,
तो ये तो इमिनेंट था कि ये किसी ना किसी तरीके से उस पर अटैक करेंगे और निकोलस मडूरो ही उनके टारगेट के, उनको इस तरह उठा के अपहरण कर दीजिएगा। ये भी हो सकता है। एक और केस हुआ है 1990 में, पनामा के जो उस समय राष्ट्रपति थे मैनुअल नोरिएगा, उनको भी इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस उठा के यूएसए ले आए और उन पर भी मुकदमा चला और 40 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई वगैरह वगैरह। तो ये चीज, ये नहीं मैं कहता कि हर जगह हुई है, ये पहले भी हुई जी। ये अंतरराष्ट्रीय लॉ के खिलाफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसके ऊपर भी बहुत संदर्भ है। लोग कहते हैं आपने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया, आपने लोगों को किया नहीं किया, ये किस तरह आपने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि कांग्रेस में लीक होता है, उनको बताने का क्या फायदा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ही अगर आप छोड़ जाइए तो वो तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली देश, अगर वहां पर से ही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में इस तरह का सोच विचार चले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद दुनिया में हम नया संदर्भ देख रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ईरान को कहा कि आप बिल्कुल चेतावनी आपको देता हूं, मैं जानता हूं आप कहां रहते हैं, और इजराइल के साथ बात कर रहे हैं, उससे एक किस्म का जिसको कहते हैं बेस भी मिल जाता है, इस किस्म की चीज। ये चीज हो सकती है, मैं नहीं कहता कि नहीं हो, कि होने वाली। लेकिन मेन रीजन, मेरे कारण 3-4 रीजन है। एक है वेनेजुएला के पास ये जो भरपूर भंडार तेल, खास करके ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉर वैरायटी ऑफ रीजन बहुत प्रिय है। वो मानते हैं कि अभी भी जो चीज एक्सॉन मोबिल के लिए अच्छी है वो अमेरिका के लिए अच्छी है, ये उनका एक मान्यता है। और वो तेल के बारे में बिल्कुल रेडी हैं। वो क्लाइमेट चेंज को भी कहते हैं ये सब बिल्कुल बेकार है, सिर्फ तेल से ही काम चलेगा और हमें तेल चाहिए। तेल से कुछ और भी चीजें मैं आपको कहता हूं। पहली बात, अगर वेनेजुएला ऑयल मार्केट पे आ जाए तो दुनिया में प्राइसेस ऑफ गैसोलीन विल कम डाउन, अमेरिका में भी कम होंगे, और थोड़ा सा जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन कम, प्राइसेस कम हो, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत फायदा है। दूसरा, अमेरिका में लैटिनो पॉपुलेशन काफी है। वो लोग जो है वहां से भाग के आए अपनी कंट्रियों से, उनको अपने कंट्री के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, उनमें प्रॉब्लम ही लगती है सभी को। इसलिए उनके लिए ये मेरे को लगता है थोड़ा सा फायदे का एक चीज है। और थर्डली इज द इशू ऑफ लेगेसी। और लोग और एक बात करते हैं कि वेनेजुएला चाइना के साथ मिलकर डॉलर को कम कर रहे थे, ये शायद हो सकता है, बट ये सेकंड ऑर्डर की चीजें हैं। तेल फर्स्ट, ग्रेट इंटरेस्ट टू अमेरिका, ग्रेट इंटरेस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप, हिज ओन लेगेसी। नहीं पुरी साहब, मैं थोड़ा दूसरे संदर्भ में ले जाना चाहूंगा इस बातचीत को। ये जो यूरोप के देश रहे, चाहे वो स्पेन रहा, पुर्तगाल रहा, डच रहे, और खासतौर पर ब्रिटेन रहा, जिसने पूरी दुनिया में कब्जा किया, उपनिवेश बनाए और वहां की संपत्ति को अपने देश में लाते रहे। 100 साल से यह सिलसिला रुका था। जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्रता को प्राप्त किए, लोकतंत्र के प्रति मूल्य बढ़े, जनता के प्रति लोगों की जवाबदेही आई, और दुनिया में एक शर्म का विषय बना अगर आप किसी देश पर कब्जा करते हैं। पर अभी पिछले कुछ समय से जो उग्र राष्ट्रवाद का उभार आया है, मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका कंपनियां अब वेनेजुएला में काम करेंगी, वहां के तेल के भंडार को अब हम संचालित करेंगे, उसका तेल हमारे लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर क्या वापस अब हम उस दिशा में अग्रसर हो गए जिसमें उपनिवेश उपलब्धि के तौर पर देखे जाए, शर्म के तौर पर नहीं? क्या कहते हैं आप जो कह रहे हैं, देखिए ग्लोबल गवर्नेंस, यूएन, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस, ये जितनी चीजें हम बात करते हैं, ये कायम किस बेस पे? यही है ना कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट, उसकी गारंटी देते जी। अब आप देखिए, जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया 70-80 साल पहले, तो किसी ने कोई यूएन सैंक्शन नहीं था। जब उन्होंने इससे पहले इराक पे अटैक किया, उसका भी कोई यूएन सैंक्शन नहीं था। जब रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया, उन्होंने भी कोई यूएन सैंक्शन। तो बड़े बड़ों को आप छोड़ दीजिए, बाकियों के लिए कम से कम ये स्थिति उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। फ्रांस ने तो खास कहा है, वो एक P5 मेंबर है, उन्होंने भी कहा भी कंडेम द वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन एंड में ये चार्टर क्या है? अगर जो शक्तिशाली देश है वो खुद ही इस चीज को करें तो कौन इसका गारंटी करे? ये फैक्ट्स हैं। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू, जिसको कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। ये सिर्फ यही नहीं है, बट ये तेल से एक जबरदस्त किस्म का, जिसको कहते हैं लो आप मानिएगा,
इसमें डायरेक्ट पैसा है, इस किस्म की चीज वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने ईरान का कुछ हफ्ते पहले, आपको याद है, नाइजीरिया में इन्होंने बॉम्बिंग की। खैर नाइजीरियन का गवर्नमेंट ने कहा कि हम ही ने इनको बुलाया था। नाइजीरिया इज ऑल्सो एन ऑयल रिच कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट स्टेट विजिट कोई अपने दोस्त यार नेशन यूरोप इसराइल कहीं नहीं हुई। सऊदी अरेबिया, कतार एंड यूएई, ऑयल रिच कंट्री। अब वो ग्रीनलैंड की तरफ देख रहे हैं, वो भी एक सपोज टू बी रिसोर्स रिच प्रोविंस। तो आप देखिएगा इनका एक रवैया, मेरा अपना मानना बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनकी एक लेगेसी और दूसरी चीज पैसे, देश के लिए हो अपने लिए ज्यादा, ये सब इनके लिए मोह की बड़ी जबरदस्त आकर्षण है और ये चीज इनको जाती है और इनके लिए कोई अब फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं अमेरिका की जो शाखत है वो मेरी लेगेसी और मेरे लिए मैं यूज करूंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ट्रंप का नाम अमेरिका के संदर्भ में हमेशा लिखा जाए, ये तो मानते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा ये तो बात की हिस्ट्री डिसाइड करेगी, ये तो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं जो आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो छोटे देश हैं, कमजोर देश हैं, जो सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं है, उन पर नए किस्म का खतरा पैदा हो गया है। अब जब अमेरिका इस तरीके से हमला करके वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले रहा है, तो क्या अब पुतिन के यूक्रेन पर हमले को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं? और कल अगर चीन ताइवान पर सीधा हमला कर देता है इस पृष्ठभूमि में, तो इन आशंकाओं को मंजीपुरी साहब किस दृष्टि से देख रहे हैं? तो हिमांशु जी, पहले तो जो आपने जनरल सवाल किया कि छोटे मुल्क क्या, देखिए ज्यादातर छोटे मुल्क इस किस्म की परिस्थिति होने नहीं देना चाहते, वो इसको समझते हैं। आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच गवर्नमेंट तो हमेशा ही इंटरवीन करती थी जी। कभी आप उसको, हम लोग, हमारे लिए वो बहुत दूर के, हमें कुछ उनके बारे में पता ही नहीं। अमेरिकन हस्तक्षेप तो वैसे ही चलता रहता है जी। इन मोस्ट प्लेसेस। हस्तक्षेप वगैरह जो है वो अलग चीज है, वो उसको क्या कहें यार, स्टेट क्राफ्ट जो है ये किस्म की गेम है, इन्फ्लुएंस वगैरह की गेम है। लेकिन सीधा ऐसे आके अपहरण करके ले जाना ये एक स्लाइटली डिफरेंट तौर तरीका है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी ऑफ एन ओल्ड फैशन काइंड जिसको कहते हैं। क्या दूसरे देशों को माइंडफुल होना चाहिए? देखिए सर्टनली थोड़ा बहुत तो माइंडफुल होना चाहिए, लेकिन हर एक देश उनके एकदम नजारे में नहीं है। दैट वेनेजुएला वाज इन देयर इमीडिएट नेबरहुड। वेनेजुएला की तेल 1970s में नेशनलाइज हुआ। नेचुरली इसकी जो प्रीवियस एक्सप्लॉयटेशन है, वेनेजुएला वाज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन 1914। इट्स अ ओल्ड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी। ऑब्वियसली एक्सॉन मोबिल ये सभी लोग वहां पर लगे हुए थे। एक चीज और याद रखिएगा, साथ में गायना में तेल डिस्कवर हुआ है, एक्सॉन मोबिल ने डिस्कवर किया, और वेनेजुएला भी कह रहा था कि भाई उसमें मेरा भी हिस्सा है, बिकॉज ये लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ शेयर करते हैं वगैरह। सो देयर इज अ लॉट टू दिस ओल्ड फैशन ऑयल बिजनेस, और जिसको कहते हैं ग्रैब फॉर रिसोर्सेज। आपने सही कहा कि पुराने जमाने में इसको हम कॉलोनाइजेशन कहते थे, इसको हम जो मर्जी वर्ड यूज करें, कि इस समय ये कुछ लगता तो वैसा है। चीन और यूक्रेन, और चाइना और ताइवान, इन सब चीजों में द अदर इशू इज उन कंट्रीज की इतनी क्षमता है, चाहे आप कहें कि अब प्रेसिडेंट एक अवेलेबल हो गया है, ये वो अलग बात है, लेकिन एंड में यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू। यूक्रेन में रशिया एबिलिटी दे आर गेनिंग, बट इतनी अगर एबिलिटी होती तो 3 साल नहीं। और चीन और ताइवान, लगता है कि चीन तो सिंपली वेट कर रहा है कि ठीक है ताइवान के पास अभी बहुत सॉफ्टवेयर एबिलिटीज हैं, चिप्स मैन्युफैक्चर के, लेकिन कितनी देर लास्ट करेगा, और जब भी वो होगा तो वो अपने आप ही उनके अंदर फोल्ड हो जाएंगे। एनीवे, इन सम सेंसेस एक किस्म का प्रेसिडेंट जरूर सेट हो गया। नहीं, प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो वेनेजुएला के संदर्भ में हुआ, इसमें एक तर्क ये दिया गया कि ये संप्रभुता पे हमला नहीं है। जो निकोलस है वो तो जबरदस्ती में अपने आप को राष्ट्रपति बनाए हुए थे, जनमत की अवहेलना करते हुए। चुनाव तो धांधली थी। अब हमारे ही समेत तमाम देश अपने अपने यहां के चुनावों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। वोट चोरी हमारे यहां भी मुद्दा है। आपसे जानना चाहता हूं, तो ये तो सुविधा हो गई, जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकार है आप कह दो कि वो चुनाव ही निष्पक्ष नहीं है। वहां के विपक्ष के लोग तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं हर देश में कि चुनाव ठीक नहीं हुआ, जो सत्ता में उसने हेराफेरी कर दी। कुल मिला के इस खतरे को किस दृष्टि से देख रहे हैं मंजीपुरी साहब? क्या हम केवल एक ऑयल के चक्कर में, तेल के चक्कर में एक हमले के तौर पर देखें, या कुल मिलाकर एक बार फिर साम्राज्यवादी विस्तार होने जा रहा है?
लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में भी अमेरिका के दखल की बात आती है, श्रीलंका के संदर्भ में भी अमेरिका के दखल की बात आती है। ये अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप थे, अब सीधे हस्तक्षेप के संदर्भ में भी कोई शर्म नहीं है। क्या कहते हैं आप, चुनौती नहीं है? नहीं, आप जो कह रहे हैं इसमें काफी सत्य है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू जी। देखिए, एसेंशियली मेरा मानना है डोनाल्ड ट्रंप को पैसे से मोह है, और अपना जो एरिया है उन्होंने जैसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कहा कि हम पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, हम अपनी हेमिस्फीयर जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसको सेफ गार्ड करेंगे, और तेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट। ये उन्होंने 3 सिंपल किस्म के मुद्दे रखे। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं कि ये दीज आर नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट एंड दे डोंट शो स्ट्रेंथ ऑफ योर इकोनॉमी, बट ठीक है, उनकी अब है और उनकी सपोर्ट है उनकी कंट्री। सो उन्होंने जो किया, यू आर राइट, इट सेट्स प्रेसिडेंट्स, इट शोज पीपल। लीगल है इलीगल है, बिल्कुल सही है, इट इज इलीगल इन इंटरनेशनल लॉ। जैसे मैंने कहा यूएस लॉ में भी इट इज अ बिट ऑफ अ डाउटफुल थिंग वेदर अ प्रेसिडेंट कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दैट, मुझे लगता नहीं। लेकिन आपने जो कहा अबाउट अदर थिंग, अब देखिए बांग्लादेश में भी ये चीजें तो लोग कहते हैं कि आपकी चुनाव जो थे वो निष्पक्ष नहीं थे, वो ठीक नहीं थे वगैरह, ये तो बहुत जगह में होते। एंड दूसरे कंट्रीज वेदर वी लाइक इट और नॉट, दे यूज देयर इन्फ्लुएंस, समटाइम्स देयर एबिलिटीज एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट रिजीम चेंज, लेकिन दोज आर ऑल ब्रॉट अबाउट इंटरनल रीजन। ये देखिए हिमांशु जी, इसमें अगर वेनेजुएला में एक उपद्रव वगैरह पैदा हो जाता, वहां के लोग को उत्साह जाता, वो करते, तो ये अलग बात होती, रादर देन उनके प्रेसिडेंट को आके इसको आप किडनैप करके ले गए। एक और चीज याद रखिएगा जी, मरिया मचाडो जिसको आपने नोबेल प्राइज से शुरू किया, ट्रंप जी को तो नहीं मिला, लेकिन मरिया मचाडो जिन्होंने वेनेजुएला की इलेक्शन लड़ी और जो दावा करती रही, सब वेस्टर्न नेशंस भी कहते रहे कि ये जीती है, ये जीती है, उनको नोबेल प्राइज मिला। कल डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कह दिया कि मेरे को नहीं लगता कि उनकी कोई सपोर्ट है वहां पर जी। तो ये हम कहने की बात है, ना समर्थन है ना सम्मान है उनका, तो ये कहना है। तो वो सही है कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, उनके बारे में वो बात भी नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं ये नार्कोटिक्स पेडल कर रहा था, और सारी दुनिया को पता है कि फैक्ट्स में वेनेजुएला वाज अ बिग प्लेयर इन द नार्कोटिक सप्लाई टू अमेरिका। सो दिस वाज एन एक्सक्यूज व्हिच वाज यूज्ड। मेरे को तो विदाउट एनी डाउट रिसोर्सेज एंड वेनेजुएला बीइंग अ रिसोर्स रिच कंट्री, ऑयल बीइंग एट द टॉप ऑफ इट, वाज जिसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस्म के आदमी, उनके लिए ये दिस वाज जस्ट टू इंटरेस्टिंग एंड टू गुड। लेगेसी बनती है, यू नो, इन अमेरिका उनके अपने सपोर्टर्स को छोड़ो, बहुत सारे और लोग जो इस चीज को देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि आपने जो कहा है बिल्कुल इलीगल एक्ट किया, किसी ने कोई नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि इन अ सेंस इसमें हमारा फायदा। अब ये सही है नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में तो ये इन्होंने जहां भी हस्तक्षेप किया बाद में देने की देनी पड़ गई, लेकिन अभी एट द मोमेंट लगता है कि इन द यूनाइटेड स्टेट देयर इज ऑपोजिशन, देयर इज प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, बट इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव। अब वेनेजुएला की बात, थोड़ा अलग विषय पे जाता हूं। मार्को रूबियो जो विदेश सचिव है अमेरिका का, उन्होंने कहा कि देखो केवल वेनेजुएला पे हमने हमला नहीं किया है, हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि हम क्या कर सकते हैं अमेरिका के हितों के लिए, और जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति को ट्रंप ने चेतावनी दी है, अपनी जान बचाओ। अब सीधा संदेश यह है पुरी साहब कि जो भी अमेरिका के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी देश हैं, उन देश की सरकारें, उन देश के संचालन करने वाले लोग अपने देश के हित के लिए काम करते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि व्यक्ति अपने देश में चुना जाए और वहां पर बैठकर काम जो है अमेरिका के हित के करे। और नरेंद्र मोदी जी से कोई देश में ये अपेक्षा करे कि आप चुनाव जीते, लेकिन आपको अमेरिका के हितों के अनुसार काम करना है। कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक देशों के लिए कितनी बड़ी चुनौती और धमकी खुले तौर पर अमेरिका दे रहा है, इस पर पुरी साहब कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहूंगा हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, और ये बिल्कुल खुलेआम पे वो कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं। ईरान के केस में वो जो बॉम्बिंग हुई उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, ये क्या इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है? आप और दूसरी चीज नोट करिएगा, वेनेजुएला के साथ भी इन्होंने एक ढोंग सा रचाया कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं।
ईरान के साथ भी ये लगाया और पीछे से ही किया। सो डुप्लिसिटसनेस, डबल फेसिडनेस, ये सब चीजें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आज की बात नहीं है, पुरानी चीज है। और जो हेजेमोनिक पावर्स हैं वो सब ये चीज करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डू दे नीड टू बी काइंड ऑफ वेरी, देखिए इन मेनी प्लेसेस इट्स नॉट वेरी इजी फॉर देम टू डू, और कई जगह में वो करें क्यों। मैं बार बार क्यों आपको ऑयल के बारे में कहना चाह रहा हूं, मेरी अपनी राय कि ये इट इज नॉट अबाउट जो मार्को रूबियो इज अ लैटिनो, जो मार्को रूबियो कह रहे इज नॉट दैट। डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन है, मार्को रूबियो का कोई डिसीजन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को पैसे से मोह है, तेल उसको एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है उसको तेल की, कि तेल से पैसा, अब अपने खानदान के लिए पैसा बनेगा नहीं वो नहीं बनेगा। और दूसरा कि आपने मेरी छवि के ऊपर कुछ हाथ लगाया तो मैं कुछ करूं, लेकिन दूसरे देश जो है दूर रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बोलते हैं, जैसे यूरोपियंस वगैरह, उनके संदर्भ में ये सब अटैक वगैरह करना फिजिकली मुश्किल है। अंदर से उपलब्ध आप विद्रोह करो, वो पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करो, ये सब तो पुरानी चीजें, इंटेलिजेंस एजेंसी, डिप्लोमेसी, बहुत सारे लोग ये सब चीजें करते ही रहते हैं, एंड जनरली पीपल आर वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स देम। लेकिन इतने दूर के पैमाने में ये सब करना मुश्किल है। ईरान बीइंग द वन सोल एक्सेप्शन, जो जिसको मैं कहूंगा बेसिकली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इजराइल, जी, जिसको कहते हैं एज अ लॉन्च पैड, एज अ सपोर्टिंग एक्टर एक्सेट्रा। बट याद रखिएगा, वेनेजुएला में हम मानते हैं आर्मी थी वगैरह, लेकिन ये कोई उस किस्म की आर्मी थोड़ी थी जिस किस्म की से हमारे पास है या औरों के पास है, मिसाइल, लैब, जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट, ये वो तो एक लेट मी से वेल आर्म्ड पुलिस, उनकी एबिलिटीज इवन टू शूट डाउन 1 or 2 हेलीकॉप्टर्स वाज नॉन। साथ में कई लोग कॉम्प्रोमाइज हुए या नहीं हुए, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि कई लोग पॉसिबली मडूरो के इनर सर्कल में भी और आर्म फोर्सेस में कॉम्प्रोमाइज थे, जिन्होंने कहा कि ठीक है भैया अब ये तो होना ही होना। और वेनेजुएलन पॉपुलेशन ऑफ कोर्स घबराई हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी देयर, बट इन द एंड ऑर्डिनरी लोग क्या कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी अच्छी हो, और लोग पुराने वेनेजुएलन कहते हैं। वेनेजुएला से ज्यादा मेरी चिंता का सबब आपके साथ चर्चा में दुनिया को लेकर है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कभी बहुत प्रभावी नहीं दिखा। प्रभाव ही दिखा तो शक्ति संतुलन दिखा। एक तरफ अमेरिका और उसके साथ सहयोगी देश थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके साथ में एक सहयोगी संरचना थी। उस संतुलन ने हमेशा दुनिया में किसी भी देश को कदम उठाने के संदर्भ में ठिठकने के लिए बाध्य किया। क्या आप मानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सोवियत संघ के बिखराव का ये प्रत्यक्ष प्रभाव है, और हम इस गफलत में रहे कि चाइना जो है बराबर की ताकत हो गया है। चाइना के प्रतिनिधिमंडल को अपने यहां बुलाकर बैठे थे निकोलस, और हमला होकर निकोलस को उठा ले गया अमेरिका, और चाइना केवल एक निंदा, आपत्ति यहीं तक सीमित है। क्या कहते हैं, दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी सब वाकई गड़बड़ा गया है? मैं ये गड़बड़ा गया है वो अलग बात है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिएगा पहले भी अटैक हुए, मैंने आपको इराक के बारे में बताया, किसी ने कुछ कहा, लीबिया में अटैक हुए, किसी ने कुछ कहा, सारे कंट्रीज रेडी हो गए। इनफैक्ट रशिया और ने तो अब्सटेन किया यूनाइटेड नेशंस में, ताकि यूएन रेजोल्यूशन पास हो जाए जिससे कि मोहम्मद गद्दाफी को निकाल दिया जाए। और ये चीजें बहुत बार हुई हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देखती। आज स्थिति ये है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, लेकिन मिलिटरीली अभी वो ना वहां पर है, ना उनकी मानसिकता वहां पर। दी ओनली कंट्री जिनकी मानसिकता है, उनकी इकोनॉमिक एबिलिटीज नहीं है और मिलिट्री एबिलिटीज भी उतनी नहीं है, वो है रशिया। और रशिया अगर आप देखिएगा, ये 2022 से लगा हुआ ना यूक्रेन में, सारे अमेरिकन ट्रंप को छोड़िएगा की तरफदारी थोड़ी बहुत दिखा जो किया, लेकिन कुछ नहीं हो। उन्होंने जो करना था इन देयर ओन लिमिटेड, जो करना था उन्होंने, लेकिन मानसिकता है अभी चाइना की, वो मानसिकता है। दुनिया के देशों को सर्टनली सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन छोटे देश क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, कितने कुछ आप मिसाइल देके खरीद के अपने यहां लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे हंस के एक सवाल करूं, किम जोंग उन को निकालेंगे? तो छोड़ देते हैं इस बात को। ईरानियन शायद हो सके बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इजराइल, बट वो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्लड शेड वगैरह वहां पर और बहुत जबरदस्त होगा। वेनेजुएला इन दैट सेंस वाज अ सॉफ्ट टारगेट। ऑल्सो वहां की पॉपुलेशन जो है, आप जो भी कहिए 20 साल हो गए हैं, ये है वो है,
अमेरिका के प्रति एक किस्म की पॉजिटिविटी ही है उनके बीच में। वो देखते ही है कि यही है जिससे हमारा फायदा हो। तो मैं अब आखिरी बिंदु पर आता हूं। ट्रंप का अगला निशाना कौन? कोलंबिया या ईरान? क्या देख रहे हैं मंजूप्रिया, या कोई और? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। कोलंबिया के राजदूत के बारे में तो उन्होंने जो लफ्ज बोले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग ऐसे लफ्ज टीवी वगैरह पे यूज भी नहीं करते। उनके साथ एक किस्म की झड़प है। उसके बाद मेक्सिको के बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन मेक्सिको एक बहुत शक्तिशाली देश है, इतना आसान नहीं। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा आसान तो है ग्रीनलैंड। ईरान, ये एक एंटायर बिजनेस है। एक तरफ सऊदी अरेबिया, ये यूएई वगैरह आपस में जरूर भी लड़े, लेकिन ईरान से इनकी, सऊदियों की खास एक पुरानी किस्म की पेचीदा। इजराइल भी चाहेगा, चाहे काफी डिमिनिश हो गए हैं, उनसे क्या करें। रशिया इंटरवीन कर पाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल के कर पाएगा। तो इन सब कंट्रीज को, खासकर जिनके पास तेल, उनको सतर्क होने की जरूरत है। ताइवान को भी सतर्क होने की जरूरत है। खतरा शायद अमेरिका से नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चीन उनको इस किस्म के तरीके से इतनी जल्दी से हाथ लगाएगा, क्योंकि जो अनप्रिडिक्टेबल आदमी उस तरफ है, अभी तो आपकी तरफदारी कर रहा, आपको कह रहा कि भाई मैं बड़ा राजा हूं, आप भी बड़े बड़े राजे हैं, और एक छोटा राजा है किम जोंग उन। लेकिन कोई पता नहीं, मूड स्विंग की बात है, वो क्या हो क्या ना हो देखा जाए। लेट्स हैव अ लुक एंड लेट अस जस्ट होप, लेट अस जस्ट होप। चलिए, अब आखिरी टिप्पणी चाहिए। क्या इस घटनाक्रम के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की उम्मीद रहेगी? वो तो बिल्कुल कहेंगे कि अब तो मुझे बिल्कुल ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही एक पूरे रीजन में खुद क्लेम करेंगे कि प्रोस्पेरिटी ला दिया, ये कर दिया, वो तो करे। यू नो, ही इज चेजिंग लेगेसी। अब इन पैसा, पर्सनल पैसा, पैसा फॉर अमेरिका एंड लेगेसी। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर, ये उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडेड गाय। मेरे खानदान के लिए पैसा, मेरे लिए पैसा, देश के लिए पैसा अगर हो जाए, वेरी गुड आइडिया। ओल्ड फैशन आइडियाज ये सब वो है, और वो कहेंगे कि अब तो मेरे को बिल्कुल ही देना चाहिए। ईरान को मैंने बॉम्ब किया, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा। अब वेनेजुएला में देखो, मैंने शांति लगा दी। ये सब चीजें वो जरूर करते रहेंगे। यूरोपियंस अभी तक तो देखिए सहमे हुए हैं, सिवाय फ्रांस के किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। इतना ही वर्ड कह दो कि यार वी कंडेम इट, ये भी नहीं कोई कह पाया, और कहने की हिम्मत भी नहीं रहेगी ज्यादातर। तो ये रियलिटीज है लाइफ की। इन अ सेंस ये ओल्ड फैशन स्टाइल से उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि यू नो, जिसका डंडा उसी की भैंस, उसी की भैंस। कुल मिलाकर जिसकी लाठी उसकी भैंस की दिशा में दुनिया वापस लौट रही है। ये हर व्यक्ति के लिए अपने आप में विचार का विषय होना चाहिए। ट्रंप की सराहना इस बात पर कर सकते हैं कि जो उसके जहन में रहता है वो उसकी जुबान पर भी आ जाता है। बाकी लोगों के जहन में जो रहता है वो जुबान पर आता नहीं है। पर इतना तय है कि पैसे को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति जब सत्ता के शीर्ष पर बैठता है तो फिर उसका आचरण वैसा ही होता है जैसा हम अमेरिका के संदर्भ में देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में देख रहे हैं। आप तय करें कि पैसा आपके लिए कितना मायने रखता है। पुरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम के सैन्य संबंधी प्रभाव पर बात करेंगे। सैन्य कौशल की दृष्टि से, सैन्य ऑपरेशन की दृष्टि से, और भविष्य में सैन्य संतुलन की दृष्टि से वेनेजुएला के घटनाक्रम को हमें कैसे देखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। जाइए ना, हम गए और आए। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश चर्चा में, जो खास तौर पर केंद्रित है वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के संदर्भ में। हमने अंतर्राष्ट्रीय मसले पर बात की मंजीपुरी साहब के साथ, लेकिन यह मसला केवल राजनीतिक नहीं है। एक पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एक पूरे देश की संप्रभुता को लांघकर वहां के राष्ट्रपति पर हमला करके उसे गिरफ्तार करके अपने देश तक ला दिया गया। हैरत होती है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस काम को अंजाम देने में महीनों नहीं लगे, सप्ताह नहीं लगे, दिन नहीं लगे, केवल घंटों में कर दिया गया। और वो भी कोई छोटा मोटा देश नहीं। वेनेजुएला दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। आबादी की दृष्टि से भी तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी है। आर्थिक दृष्टि से तो हमारी पूर्व की चर्चा में आपने जाना कि कितना संपन्न देश है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार जो है
वो वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरब के पास में भी उतना तेल नहीं है जितना वेनेजुएला के पास है। इसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया। कैसे हो गया? और आने वाले समय में उन तमाम देशों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जिनको लगता है कि वो तो सक्षम है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं और हमें समझाने के लिए खासतौर पर मौजूद हैं हमारे देश के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब। कादियान साहब का बड़ा दीर्घकालिक अनुभव रहा है सैन्य सेवा के क्षेत्र में। वो खासतौर पर हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है। कादियान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। और पहला सवाल यही, कितना चौंके आप जब आपको भी टीवी चैनल के माध्यम से खबर मिली कि वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया, पूरा भी कर दिया और वहां के राष्ट्रपति को लेकर उनका विमान वापस भी लौट लिया? कितना चौंके आप कादियान साहब? अच्छा लगा आपसे बात करके। इस जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की, इसके दो पहलू हैं जी। एक तो मिलिट्री पहलू है जी और दूसरा है सामरिक स्ट्रेटेजिक। जी। तो हम अगर मिलिट्री की बात करते हैं, जैसा सवाल आपने पूछा है, ये तो वन साइडेड था। अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, सबसे मजबूत उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं और इसकी तैयारी तो अगस्त में शुरू हो गई थी, जब इन्होंने बहुत सारे CIA के एजेंट वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे। और अजीब बात है कि उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया था। हालांकि अमेरिकन एम्बेसी नहीं है वहां पर, फिर भी कोई नहीं पकड़ा गया। और तो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के मदुरो, वो 6 से 8 अलग अलग रेजिडेंस में बदल के रहते थे। तो इनसाइड सोर्स भी एक CIA ने डेवलप कर लिया था। 150 कुल हवाई जहाजों ने, जिसमें हेलीकॉप्टर भी हैं, बॉम्बर भी हैं, फाइटर भी हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ महीने पहले पोजीशन कर दिया था। हेलीकॉप्टर अलग अलग डायरेक्शन से आए और 3 जगह पर हमला किया। एक तो काराकास, जो उनकी राजधानी है जी, एक उनकी जो पोर्ट है पश्चिम में, और एक एयरपोर्ट जो करीब 30 मील दूर है। पहले बमबारी की गई, जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार है या एयर डिफेंस वेपन है, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। CIA के अलावा खुफिया ड्रोन उनको भी भेजा गया था ताकि डिटेल इंफॉर्मेशन मदुरो के मूवमेंट की वो ले सके। वो सब अमेरिका के पास थी। इतनी तैयारी के बावजूद अमेरिका ने एक सेकंड प्लान भी तैयार की जी। जहां पर उन्होंने अटैक किया, वहां पर एक बहुत मजबूत स्टील का दरवाजा था कि अगर मदुरो उसके अंदर चले जाते तो उनको हथियारों से तोड़ना मुश्किल था। तो इस टीम के साथ, जो कि स्पेशल ऑपरेशन की टीम गई थी, एक हॉस्टेज नेगोशिएटर भी था कि कैसे बात करके उनको बाहर निकाला जाए। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ट्रंप ने खुद कहा है कि हमारी सेकंड स्टेज भी होनी थी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो करीब 40 लोगों की मौत हुई है। तकरीबन सारे, जैसे ट्रंप की हम बात मानते हैं, वो कहते हैं कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं, लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ। तो 40 के 40 वेनेजुएलन थे, उनके सिपाहियों ने विरोध किया होगा। नहीं कादियान साहब, मैं थोड़ा आपसे जो समझना चाहता हूं वो ये है कि ये अपने देश के अंदर किसी व्यक्ति या किसी संस्था पे हमला करने का तो विषय था नहीं। एक संप्रभु देश, एक बड़ा देश जिसकी आबादी करोड़ों में है, वहां पर इतनी सहजता से हमला संभव हो पाता है? वो सफल हमला हो जाता है? कोई प्रतिरोध की नौबत नहीं आती? 150 विमान पहुंचे, एक मिसाइल नहीं आई जो उन विमानों को अटैक कर पाती? ये कैसे हो पाया? भाई, रूस भी बहुत बड़ी ताकत है, यूक्रेन में 3.5 साल से एड़ियां रगड़ रहा है जेलेंस्की को पकड़ने के लिए या वहां पर अपने मन मुताबिक परिणाम लेने के लिए। यहां घंटों में, थोड़ा आप तो रक्षा का विशेषज्ञ हैं, थोड़ा बताइए कि मतलब वेनेजुएला से कोई प्रतिरोध हुआ नहीं? वो भी सेट हो गया था क्या? वहां की सेना भी सेट कर ली थी अमेरिका ने, इसलिए प्रतिरोध नहीं हुआ? या उनके संसाधन इतने बेहतर हैं कि प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं? थोड़ा ये हमें आपसे समझना है।
ये हुआ कैसे? द्विवेदी जी, एक तो आपस में कोई मुकाबला नहीं है अमेरिकन ताकत का और वेनेजुएलन का। जी वेनेजुएला की कुछ 60,000 के आसपास तो आर्मी है, बोलिवियन आर्मी जिसको बोला जाता है फाउंडर के नाम से, जी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस मिला के करीब 1,05,6,000 है। तो कोई मुकाबला नहीं है। जो टेक्नोलॉजी, जो हथियार अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास उससे कोई जवाब नहीं। और जासूसी जैसे मैंने कहा करी, क्योंकि वो खुद अनपॉपुलर थे जी मदुरो, तो उनके देश में भी काफी सोर्स मिल गए होंगे मदद करने वाले। तो ये मिलिट्री ऑपरेशन लगता बड़ा अजीब है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। पूरी तैयारी 5 महीने से अमेरिका लगा हुआ है। वो उनकी बोट भी तोड़ी है, 115 लोगों को मारा भी है, ये कह के कि इन पे नारकोटिक्स है। एयरक्राफ्ट कैरियर पोजीशन है, 150 हवाई यंत्रों ने वहां पर हिस्सा लिया है। और वेनेजुएला ये भी जानता है कि अगर वो मुकाबला करता तो अमेरिका और ज्यादा बर्बादी कर सकता था। तो और ये अमेरिका की तरफ से तो एक किस्म से ताकत का आतंकवाद, ताकत का आतंकवाद है। एक बात आपसे समझनी, आपने बताया कि कुल 60,000 की तो आर्मी है वेनेजुएला के पास, पर निकोलस मादुरो तो लगातार ही अमेरिका को ललकार रहे थे, ट्रंप को ललकार रहे थे। तो क्या कहते हैं आप, उन्हें अपनी ताकत का एहसास वैसा नहीं था, या गलतफहमी के शिकार थे कि एक देश दूसरे देश पर ऐसा हमला ही नहीं कर सकता, या अगर आपको ललकारना है तो फिर आपको अपनी तैयारी वैसी ही रखनी चाहिए? क्या देख पाते हैं आप बतौर रक्षा विशेषज्ञ इस मामले में? नहीं, ये एक तरफा ऑपरेशन था। अमेरिका जानता था उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है जी। वेनेजुएला भी जानता था कि अगर वो और ज्यादा मुकाबला करेंगे तो खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं हासिल होने वाला। उनको शायद ये नहीं मालूम था कि मादुरो को कैप्चर करेंगे। वैसे तो मादुरो के खिलाफ ट्रंप की पहले टेन्योर में 2019 में यही चार्जेस लगाए गए थे और उसको गिल्टी भी ठहराया गया था, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया गया था। शायद ट्रंप के पास टाइम नहीं था। तो ये तो पुरानी दुश्मनी ट्रंप अपने दिल में लिए है, लेकिन सवाल मिलिट्री का नहीं है, सवाल इकोनॉमी का है। जी। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसमें पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं जी, ऑयल रिसोर्सेज हैं। हालांकि वो ऑयल मिडिल ईस्ट जो कि सऊदी अरेबिया, ईरान से उनके पास जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑयल वो थिनर होता है जी। तो जिसको प्रोसेस करना, रिफाइन करना आसान है। वह हालांकि दुनिया के 18% रिसोर्स उनके पास हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% को प्रोसेस कर पाए थे, रिफाइन कर पाए थे। उनके पास पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मशीनरी नहीं थी जी। अब अभी ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि हम वेनेजुएला में काबू रखेंगे। कब तक रखेंगे वो तो ओपन एंडेड है। आर्मी होगी या नहीं उन्होंने मना नहीं किया है। जब उनसे पूछेगा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के तो आप खिलाफ हो, तो बोलता है खिलाफ है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किया भी जा सकता है। तो ये तो जो दुनिया को अमेरिका की तरफ देखना चाहिए कि जो उदाहरण है जी न्याय के और जस्टिस के, वो नहीं है। तो मैंने कहा आतंकवाद है उनका। ये तो आतंकवाद है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे देश में भी इस पर बात होती थी कि हम सेना पर इतना खर्च क्यों करते हैं, हम तो विकासशील देश हैं, हमें तो आम आदमी की सुविधाओं के लिए भी पैसे की जरूरत है, सेना पे इतना पैसा खर्च करते हैं? क्या आपको लगता है ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है? अगर आपको अपने देश की संप्रभुता को संभाल कर रखना है तो आपको अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखना होगा। क्या वेनेजुएला का हमला पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कादियान साहब? हाँ द्विवेदी जी, और देश इससे, दो ऐसे देश जो वेनेजुएला की तरह है जी, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है जैसे, उनके लिए चिंता की बात है। भारत के लिए हमारी सेनाएं पहले मजबूत है, जो हमारी आवश्यकता है सिक्योरिटी के लिए उसके लिए मजबूत है। और ट्रंप भी ये काम जो वेनेजुएला में किया वो तो उनके बैकयार्ड में एक छोटा सा देश है,
जी 2 से 3 करोड़ की उनकी आबादी है, 2.5 से 3 करोड़। वो डेवलप नहीं है, ना उनके पास हथियार है, तो ये और कहीं करना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, लेकिन जैसे कोलंबिया को उन्होंने खुल के चुनौती दी हुई है, वहां के राष्ट्रपति को बोला है कि वो अपनी जान बचाए। तो अन्य जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनको अपनी सैन्य संबंधी तैयारियों पर विचार करने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं कि इससे अब हथियारों की होड़ दुनिया में बढ़ेगी? क्योंकि हर देश को लगेगा, जो भी छोटा है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि जा रही है, वहां के विदेश सचिव सीधे बोल रहे हैं, मार्को रूबियो, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है, अमेरिका के खिलाफ अगर कहीं पे भी कुछ होगा हम कुछ भी कर देंगे। क्या आप मानते हैं अब हथियारों की होड़ बढ़ने वाली है? द्विवेदी जी, आपने कोलंबिया, होंडुरा का एग्जाम्पल लीजिए जी वहां के प्रेसिडेंट जो है हर्नांडीज, उनको भी यही चार्जेस लगाए थे, उनको भी पकड़ा हुआ था। यूएस कोर्ट ने उनको 45 साल की सजा दी थी जी नारकोटिक टेररिज्म की वजह से। लेकिन 1 महीना पहले 1 दिसंबर को ट्रंप ने उनको पार्डन दे दी। तो होंडुरास में अगर इतना ही तेल होता, कोलंबिया में इतना ही तेल होता, तो शायद ट्रंप करते। वो तो एक बिजनेसमैन है, वो ताकत का दुरुपयोग इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। अब अमेरिका वहां जाएगा, हालांकि उन्होंने कहा तो है कि जो देश वेनेजुएला से ऑयल लेते थे, जैसे चाइना सबसे बड़ा उनका ऑयल इंपोर्टर है, जी उनको पहले से ज्यादा मिलेगा। लेकिन कहना एक तरफ है, वो फिर टर्म्स लगाएंगे, जी कीमत तो लगाएंगे ही, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे। चाइना पर रशिया भी इंपोर्ट करता है, भारत भी इंपोर्ट करता है। तो भारत तो एक किस्म से न्यूट्रल भाषा बोलता है कि हम चाहते हैं डायलॉग से हर बात सुधारी जाए। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट पोल्यूशन के बारे में बोलती है कि हमने इसको नोट कर लिया, वही यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी कहा कि गंभीर बात है, ही इज वेरी कंसर्न, उन्होंने इसको नोट किया है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। वो तो बेदात के शेर हैं सारे। अच्छा, एक बात अमेरिका बताइए कादियान साहब, वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है इसके बाद ताइवान की चिंता कितनी बढ़नी चाहिए? चीन के मुकाबले ताइवान भी बहुत छोटी सी ही अधोसंरचना वाला देश है, उसकी सैन्य क्षमता का और चीन की सैन्य क्षमता का भी कोई मुकाबला नहीं है। चीन ताइवान के अस्तित्व को स्वीकारता भी नहीं है। अब जब ये हमला करके दिलेरी के साथ बोल रहा है हमने किया और हम कब्जा भी रखेंगे, तो ताइवान के लोगों को कितना आशंकित हो जाना चाहिए अमेरिका के इस कदम से? द्विवेदी जी, कल ही हमला हुआ है, कल ही ट्रंप ने भाषण दिया है जहां चीन को सलाह दी है कि संयम बरतें, यानी फोर्स का इस्तेमाल ना करें। तो दो भाषा, दो जबान है उनकी। तो जी अगर कल चीन भी ताइवान में आता है ये कह के कि हम भी रिजीम चेंज चाहते हैं, ये जी। रिजीम ठीक नहीं है, ये लोकप्रिय नहीं है, तो ट्रंप के पास कोई लॉजिक नहीं है कि उनको मना करें। लेकिन ट्रंप के पास लॉजिक तो होता ही नहीं है, तो पैसे के पीछे दौड़ते हैं। दूसरा थ्योरेटिकल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन भारत में आ रही है, आतंकवाद फैलता है, क्या भारत भी कल बांग्लादेश पर कर सकता है? क्या ट्रंप को मंजूर होगा ये? क्या दुनिया को मंजूर होगा? मैंने कहा थ्योरेटिकल है, भारत करेगा नहीं वो अलग बात है, बात अब इलेक्शन होने वाले। लेकिन ये तो एक ताकत का आतंकवाद है अमेरिका की तरफ नहीं, से। ताकत का आतंकवाद तो ठीक है, मैं आपसे बतौर सैन्य विशेषज्ञ ये समझना चाहता हूं, आप तो दूर तक देखते हैं ना, दूर तक की सोचते हैं, क्या ताइवान के लिए ये खतरे का समय है? अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला चीन के ताइवान पर हमले की संभावनाओं को बढ़ा दे रहा है क्या? ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, हर देश को चेतावनी तो लेनी चाहिए, लेंगे भी। हालांकि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था वो इतना पॉपुलर नहीं था, यूरोप के कई देशों ने उसको मान्यता भी नहीं दी थी, जी जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब शामिल है कि वो उसको इलीगल प्रेसिडेंट मानते थे। तो उसका केस और उससे थोड़ा अलग है। ऐसा अमेरिका औरों के साथ करेगा आज के दिन ऐसी कोई आशंका नहीं है। इनके पास ऑयल इतना ज्यादा था, वो एक दूसरा कारण था।
अब अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करेगा, चीन के खिलाफ भी, रशिया के खिलाफ भी प्रेशर टैक्टिक्स होगा, भारत पर भी दबाव डाल सकता है। लेकिन हर देश के खिलाफ अमेरिका ऐसा करेगा, इससे कोई आशंका नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। उनका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आखिरी बिंदु पर आता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? रूस में यह बात तो आ रही होगी ना, पुतिन को भी बड़ा दमदार और शानदार नेता माना जाता है, पर 3.5 साल हो गए, अभी तक जेलेंस्की काबू में नहीं आया, यूक्रेन भी काबू में नहीं आया। ट्रंप ने 3 घंटे लिए। रूस यूक्रेन युद्ध में कोई नए उभार की उम्मीद आप देखते हैं? नहीं, ट्रंप तो जहां तक माना जाता है नोबेल प्राइज के पीछे मिला हुआ था जी। वो आज के दिन भी, कल भी उसने बोला है कि मैंने 8 लड़ाइयां रोक ली, 8.5 बोलता है जी। वो आधी थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच को गिनता है जी। कहता है मैंने, वो तो भारत और पाकिस्तान में जो सिंदूर हुआ था उसको भी आज तक बोलता है जी। कि मेरी वजह से रुकी है। तो ट्रंप तो एक किस्म से काउबॉय का काम कर रहा है जी। और देशों को चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं। जी। सब देश अपनी नीति जो देश की होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, वो अपने देश के हक में होती है, वो हक में फॉलो कर रहे हैं, करते रहे। और कोई ऐसा देश नहीं है सिवाय नॉर्थ कोरिया के जो अमेरिका से आज के दिन डायरेक्ट टक्कर ले रहा है। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है, तो ट्रंप के लिए भी इतना आसान नहीं है कि ऐसा काम वहां भी कर सके, क्योंकि उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वेनेजुएला तो एक बैकयार्ड में छोटा सा देश था, गरीब देश था, आपने उनके सारे जो यंत्र थे, रेडार, डिफेंस सिस्टम, सबको बॉम्ब से बर्बाद कर दिया और फिर आप आराम से वहां लैंड कर गए। वरना इतने हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड कर सकते हैं बगैर अपोजिशन के? तो अपोजिशन तो आपने खत्म कर दी थी। CIA ने पहले अपना काम किया था, सब सूचनाएं हासिल थी कि आज रात को मदुरो कहां पर होंगे, और इसके बावजूद भी ऑल्टरनेट प्लान बना रखे थे अमेरिका, जो कि मिलिटरीली हमेशा बना के रखा। तो कुल मिला के काजन साहब हमें बता रहे हैं कि आपको दिखता है कि ये कुल 3 घंटे का ऑपरेशन है, पर ये एक लंबी तैयारी के बाद किया गया ऑपरेशन था, जिसमें पहले जमीनी स्तर पर पर्याप्त काम किया गया था। न केवल निकोलस मदुरो के लोगों को ही तोड़ा गया था, उस देश के अंदर भी अपने समर्थन का वातावरण बनाया गया था। उनके जितने भी चिन्हित सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाकर बर्बाद किया गया, और उसके बाद अपने जवानों को उतारकर राष्ट्रपति को कब्जे में लिया गया। काजन साहब का यह भी मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू हुआ। सीधे तौर पर ताकत का, आतंकवाद का जाहिर तौर पर प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन उन्हें लगता है कि दुनिया के बाकी देशों को अभी इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वेनेजुएला जैसी स्थिति बाकी देशों में नहीं है। वेनेजुएला में यह ऑपरेशन सफल होने का एक बड़ा कारण काजन साहब के अनुसार यह है कि जिस राष्ट्रपति को वहां पर हम लोग देखते थे, उसका जनता के स्तर पर वो समर्थन नहीं था जिसमें यह लड़ाई 2 देशों के बीच में महसूस की जा सके। काजन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मौके पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जीतती है मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।